Now to understand the process of osmosis more clearly, let us perform an activity. What we'll do, we'll take a sugar or salt solution in a beaker and we will use plant cells or animal cells to check the movement of water. Here I take 3 vessels. This is 1, 2 and 3. Let us take the first case. Suppose I place an animal cell in this vessel which is filled with a solution of sugar or salt. अब ये आपने एक सेल लिया, ये एक एनिमल सेल है, आप प्लांट सेल भी ले सकते हो. This cell we placed into a sugar solution. मान लो ये हमारा sugar solution है. Now, if the medium which is surrounding the cell has higher water concentration, अगर ये बाहर वाला जो surrounding sugar solution है उसमें वाटर का concentration higher है, तो movement of water किस direction में होगा? The water will move from higher concentration to lower concentration, that is inside the cell. क्योंकि सेल के अंदर वाटर तो है, लेकिन सेल के बाहर जो वाटर है उसका concentration और भी ज़्यादा है. अब यहाँ आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट समझना है. ये सब करने के पहले हम एक सिंपल सा फंडा जान लेंगे. मान लो कि एक बीकर है और इसको हमने डिवाइड कर दिया है इनटू 2 कंपार्टमेंट्स विद द हेल्प ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. दिस इज SPM, दैट इज आवर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब मैं क्या करूँगी, एक तरफ हम लेंगे सिर्फ वाटर. ओके, मान लीजिए ये हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरी तरफ हम क्या लेंगे, हम लेंगे यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन. सो दिस इज आवर शुगर सॉल्यूशन जिसमें बीच बीच में शुगर के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं. अब आप क्या करोगे, हमने दोनों को इक्वल लेवल्स में फिल किया. मान लो इन दोनों का लेवल इक्वल है. जब हम इन दोनों सॉल्यूशंस को देखेंगे तो यहाँ पर 100% मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, ऐसा मान लेते हैं कि हमने प्योर वाटर लिया. लेकिन यहाँ पर ऐसा केस नहीं है. यहाँ पर कुछ परसेंट मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं और कुछ परसेंट मॉलिक्यूल्स शुगर के हैं. दैट इज हियर वी आर हैविंग अ सॉल्यूशन दैट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो ये जो शुगर है इसको हम सॉल्यूट बोलते हैं. जो कम पार्टिकल्स होते हैं उनको हम सॉल्यूट कहते हैं सॉल्यूशन में, और जो ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं उनको हम सॉल्वेंट कहते हैं. मतलब हम हमेशा सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं. मतलब हम शुगर को वाटर में, हम कभी भी पानी शुगर में नहीं डालते हैं, हम हमेशा शुगर वाटर में डालते हैं. ठीक है, तो ये शुगर सॉल्यूशन है और ये प्लेन वाटर है. नाउ अगर आप वाटर का कॉन्सेंट्रेशन चेक करोगे, मान लिया दोनों का लेवल इक्वल है, दोनों बराबर बराबर फील्ड है, लेकिन फिर भी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कहाँ है, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वाटर के किस सेक्शन में है, इस सेक्शन में, बिकॉज इट इज 100% वाटर. और यहाँ हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 75% वाटर है, बाकी का 25% हमारा शुगर सॉल्यूट है. समझ में आया? और आप सबको अभी पता है, हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, या फिर मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर. तो बराबर होने के बावजूद भी वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होने लग जाएंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन. अब आपको कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझ में आया. कॉन्सेंट्रेशन हायर या लोअर होने का मतलब वॉल्यूम कम या ज़्यादा होना नहीं होता. कॉन्सेंट्रेशन में हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के टाइप की, टू बी प्रिसाइज. तो यहाँ से मॉलिक्यूल इधर आते जाएंगे और ये चलता रहेगा कब तक, जब तक इन दोनों जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर सिमिलर ना हो जाए, जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन ना हो जाए. सेम थिंग अब हम वापस से यहाँ पर आगे पढ़ेंगे. नाउ यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हैपनिंग इन ऑस्मोसिस. Then what do you mean by concentration, higher concentration and lower concentration of water? हम पानी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पूरे सराउंडिंग में या पूरे मीडियम में सिर्फ वाटर ही है. वाटर के अलावा दूसरे भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं,
जैसे कि जब हमने यहाँ शुगर सॉल्यूशन लिया तो यहाँ पर शुगर भी है और वाटर भी है, दोनों मॉलिक्यूल्स हैं। सेल के अंदर भी वाटर है और सेल के अंदर भी दूसरे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। उसके अंदर शुगर्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, सॉल्ट्स हो सकते हैं, कई सारे एलिमेंट के आयंस हो सकते हैं, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके हिसाब से हम कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड करते हैं वाटर का। यूजुअली जब बाहर के एनवायरनमेंट में हमने शुगर सॉल्यूशन लिया और मान लो कि बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर कंपैरेटिवली वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो अब मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से कहाँ होगा? फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल। इस केस में क्या होगा, हमारा जो सेल है वो स्वेल हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर वाटर की एंट्री हो रही है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। क्लियर? तो यहाँ पर सेल एक्स्ट्रा वाटर फिलअप होने की वजह से स्वेल अप हो जाएगा। ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है उन सॉल्यूशंस को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक solution. To be precise, hypotonic solutions are the solution where the concentration of water is higher as compared to the concentration of water inside the cell. Clear? अब हम सेकेंड केस देखते हैं। मान लिया कि यहाँ पर जब हमने कोई भी एनिमल सेल प्लेस किया इस सॉल्यूशन में, ये आपका सेल है, तो यहाँ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। मान लो सेल के अंदर भी जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है, सेल के बाहर जो एनवायरनमेंट है या सॉल्यूशन है उसमें भी वाटर कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है। तो क्या होगा? अब देखिए, वाटर का मूवमेंट सेल्स के अंदर दोनों डायरेक्शन में चलता रहता है। जो सेल्स हैं उसमें वाटर का मूवमेंट फ्रीली होता है, उसमें कोई ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते। अगर वाटर बाहर से अंदर आ रहा है तो वाटर अंदर से बाहर भी जा रहा है। दोनों चीज़ें हो रही हैं सारे केसेस में। वाटर इज कमिंग इनसाइड द सेल ऑल्सो एंड वाटर इज लीविंग द सेल ऑल्सो। बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग, लेकिन दोनों चीज़ें बराबर नहीं हो रही। इस केस में भी वाटर सेल से बाहर भी जा रहा है, वाटर सेल के अंदर भी जा रहा है, लेकिन ज्यादा प्रोसेस क्या हो रहा है? दैट इज द intake of water inside the cell from higher concentration to lower concentration. बाहर से अंदर ज्यादा पानी आ रहा है, अंदर से बाहर कम पानी जा रहा है। तो नेट मूवमेंट क्या होगा? मतलब ओवरऑल जब हम सम अप करेंगे तो हमारा नेट मूवमेंट क्या होगा? ज्यादा पानी किधर गया? सेल के अंदर। तो यहाँ नेट मूवमेंट इज हैपनिंग इनसाइड द सेल एंड सो द सेल इज गेटिंग स्वेल्ड अप। और इस तरह के सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ के केस में हमने देखा कि अंदर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है सेल के और बाहर सॉल्यूशन में जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ के केस में क्या होगा? जितना वाटर सेल के बाहर जा रहा है उतना ही वाटर सेल के अंदर भी आ रहा है। ठीक है? The amount of water which is going out of the cell is equal to the amount of water which is coming inside the cell. दोनों डायरेक्शन में वाटर का मूवमेंट इक्वल है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और इस केस में ना तो हमारा सेल स्वेल होगा और ना ही वो श्रिंक होगा, उसका साइज सेम रहेगा। The same size, it will remain same. Now we take the third case. मान लो कि हमारे पास शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन है दोबारा, हमने उसी सॉल्यूशन में प्लेस किया हमारा सेल। अब इस सेल के अंदर का जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब हो सकता है कि ये बाहर वाले वाटर के सॉल्यूशन में या शुगर सॉल्यूशन में शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा शुगर डाल दिए, पानी कम है। समझ में आया? उस केस में क्या होगा? सेल के अंदर के एनवायरनमेंट में तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन बाहर वाले सॉल्यूशन में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लोअर है एंड ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट तो होगी। वाटर विल कम इनसाइड ऑल्सो एंड वाटर विल गो आउटसाइड ऑल्सो, लेकिन ज़्यादा क्या होगा? वाटर का मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन टू
लोअर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा. The more movement of water will happen from higher concentration to lower concentration, that is from inside the cell to the outside. That is, the net movement of water is outside the cell. Okay? अब ये नेट मूवमेंट बाहर की तरफ ज्यादा हो रही है, अंदर की तरफ कम हो रही है. मतलब सेल के अंदर का पानी बाहर चला जाएगा, तो हमारा सेल का साइज क्या होगा? द सेल विल श्रिंक, है ना. इस केस में हमारा सेल श्रिंक होगा. एंड यूजुअली जिन भी सॉल्यूशंस में डालने से सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, इसका मतलब होता है कि वो जो सॉल्यूशन है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. अब यहाँ हमने 3 तरह के सॉल्यूशंस पढ़े: हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक. Hypotonic solutions are the solutions where the concentration of water is higher as compared to inside of the cell. Isotonic solutions are the solutions where the concentration of water is equal to the inside of the cell. And hypertonic solution is the solution where the concentration of water is lower outside the cell and higher inside the cell. और तीनों केसेस में सेल का अंजाम अलग अलग होगा. हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में सेल्स स्वेल हो जाते हैं बिकॉज दे टेंड टू टेक इन मोर वाटर. इन द आइसोटोनिक सॉल्यूशंस the size of the cells remain the same because the net movement inside and outside movements are equal, and so the cell remains the same. While on the other hand, in hypertonic solutions, the more water is lost out of the cell by osmosis, and so the cells get shrink. Clear? So in short, after learning all these things, we know very clearly that water molecules are diffusing across the membrane. लेकिन ये जो स्पेशल तरह का डिफ्यूजन होता है वाटर का, उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस, जिसमें किसी तरह की एनर्जी यूज नहीं हो रही है. क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन ऑब्जर्व दिस सिमिलर फिनोमिनन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और रिलीज ऑफ वाटर, दैट इज स्वेलिंग ऑफ cells and shrinking of the cells with the help of simple activities. There are a few activities which are given in your textbooks, and which they are using an egg and raisins. You must all have seen in your homes जब आप raisins या फिर almonds को ओवरनाइट वाटर में सोक करके रखते हैं. हम रात के समय क्या करते हैं, यूजुअली आलमंड्स को या रेजिन्स, इनको हम द्राक्ष कहते हैं, उनको वाटर में भिगो के रख देते हैं. जब हम सुबह उठ के देखते हैं तो वो स्वेल हो चुके होते हैं. वो स्वेल क्यों हो गए? क्योंकि उनके अंदर वाटर का इनटेक हुआ, बिकॉज द वाटर हैज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. This is also an example of osmosis, and there are certain other examples where the process of osmosis is happening. All the plants which are present in water, aquatic plants which are present in water, the animals or microorganisms like paramecium or some other protists which are present in water, their cells also tend to absorb water when they are living in water bodies. Also this is seen in the roots of the plants. जो plants के roots होते हैं वो भी osmosis करते हैं और water का intake करते हैं. ठीक है, इसी reason से वो water को absorb कर सकती हैं plant roots. Another thing is that many times this process of diffusion जो हमने अभी पढ़ा, this happens, but कुछ molecules ऐसे होते हैं जिनका diffusion आसानी से नहीं हो पाता. इसीलिए उन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स या आयंस या एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए या उनके डिफ्यूजन के लिए सेल्स को या ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स ऑन दिस बेसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट दिस इज अ बेसिक नॉलेज विच यू शुड नो. जब भी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती तो हम उस तरह के ट्रांसपोर्ट को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं. लेकिन व्हेनेवर देयर इज एनर्जी रिक्वायर्ड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द ऑर्गेनिजम्स बॉडी और द सेल, देन इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, क्योंकि उनमें एनर्जी यूज होती है. क्लियर? जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स,
उस न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में एनर्जी यूज होती है, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर के ट्रांसपोर्ट में या वाटर को जब रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं तो उसमें कोई एनर्जी, खाली वाटर के एब्जॉर्प्शन में कोई एनर्जी यूज नहीं होती, इसीलिए वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली बनती किससे है, ये दिखती कैसी है, इसका नेचर कैसा होता है। सो दिस इज अ वेरी थिन, delicate, flexible, permeable membrane. So you must know that this plasma membrane is a very thin, delicate and flexible membrane which is selectively permeable. That is, it allows only a selective molecules to pass through it. It is very thin membrane. It is very delicate and it is very flexible. And when we talk about the components with which the membrane is made up of, so it is made up of two main components. So, and they are phospholipids, or you can simply call them as lipids. They are a group of biomolecules which are present in organism's body. They help in the formation of structure formation of the plasma membrane. Plus the plasma membrane also contains many different types of proteins. So these are the two main components, that is the lipids and proteins, which help in the makeup of the plasma membrane. Clear? There are also some other chemicals which are there present in the membrane. For example, there are many polysaccharides, a few cholesterol molecules. Other components which are present in plasma membrane are cholesterol and polysaccharides. Polysaccharides अगर हम simple language में बोलें, polysaccharides, so they are complex sugars या complex sugar molecules or carbohydrate molecules. And cholesterol, as you all know, is a type of biomolecule. So many plasma membranes contain this cholesterol and polysaccharides, but basically the main component is lipid and protein. To be specific, it is phospholipids. That is, a phosphate group is also attached to the lipid molecules. So this is all about the structure of the plasma membrane, and it is very thin. और जब हम उसकी thickness की बात करें, तो it is 7 micrometers thick, about 7 micrometers thick, which is very small thickness, and it is very delicate, it is very flexible, and it is selectively permeable. After talking about the makeup of the plasma membrane, we have the last thing to discuss in this particular section, that what are the functions of the plasma membrane, the main functions which are performed by the plasma membrane, and what are the advantages that this plasma membrane provides to the cell. ये क्या काम में आती है, इसके क्या functions हैं. So there are many functions of the plasma membrane. The first important function is transportation. By the process of diffusion or osmosis. That is, transportation of molecules or substances in and out of the cell is done by the plasma membrane. Second important function performed by the plasma membrane is endocytosis. What is endocytosis? Endocytosis is the process by which the cell is able to engulf the food molecules inside the cell. आपने अमीबा का एग्जाम्पल जरूर देखा होगा. आपने ज़रूर देखा है कि अमीबा का स्ट्रक्चर जो होता है it is not having any definite shape, and it is always changing its shape, and it also forms the pseudopodia or the false teeth through which it engulfs the food inside the body. ये फंक्शन भी उसके पास होता है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि वो फूड मॉलिक्यूल्स को एनगल्फ करने में भी हेल्प करती है. एक और जो लास्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दैट इज इट हेल्प्स to protect or separate the inner environment of the cell from the outer surroundings. So these are the three main functions which are performed by the plasma membrane. Thank you for watching, and in the next lecture we are going to
study and learn about the new part of the cell, that is the cell wall. Goodbye.